सो वी वर टॉकिंग अबाउट दी लिमिटेशंस ऑफ लेविस थ्योरी, जिसमें हम बात कर रहे थे कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ जिनॉन कंपाउंड। और जैसे मैं आपको बता रही थी कि 1960s में जो है जिनॉन के कंपाउंड डिस्कवर किए गए थे। तो जिनॉन जो कि एक नोबल गैस है, वो क्यों कंपाउंड बना रहा है, इस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए लेविस, जबकि उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। तो फिर उसे क्या ज़रूरत है कंपाउंड की फॉर्मेशन करने की, कुड नॉट एक्सप्लेन बाय लेविस। Moreover, it could not explain shape of covalent molecules. आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, वो आपके नॉन डायरेक्शनल आयनिक होता है, आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, कोई उसका शेप नहीं होता। लेकिन ये जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, एक एक मॉलिक्यूल का डिफरेंट शेप है। तो क्यों है डिफरेंट शेप्स, कैसे बनती हैं डिफरेंट शेप, किस तरीके से एक बॉन्ड का जो है डायरेक्शन डिसाइड किया जाता है, ये सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन करने में लेविस नाकामयाब रहे। एंड देन फाइनली could not explain the existence of odd इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी थे जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, बल्कि ये कहें कि उसके अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। तो जैसे कि NO नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, या NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो इनके अंदर एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो ये मॉलिक्यूल कैसे बने, ये भी लेविस एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इन दिस वे दीज वर दी लिमिटेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरी। ठीक है, अब इन लिमिटेशंस को और शेप वगैरह के कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी और थ्योरीज पुट फॉरवर्ड की गई, जिनमें से नेक्स्ट थ्योरी का नाम था वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंगली ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स बनते हैं, बॉन्डिंग पेयर्स या लोन पेयर्स, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं और मॉलिक्यूल को एक शेप पर्टिकुलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फिर इसके बाद जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आते रहे। तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन ब्रीफ अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स, एंड देन फाइनली वी वुड बी रीचिंग टुवर्ड्स हाउ वी कैन असाइन डिफरेंट शेप्स टू दी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। बट उसे प्रोसीड करने से पहले, ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी वाइंड अप विद द लेविस थ्योरी, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ आपको एडिशनल यहाँ ऐड कर रही हूँ अपनी इस वीडियो में, और वो है लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना और फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करना। सो लेट अस नाउ डू विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। कार्बन मोनोऑक्साइड का लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाएगा? तो व्हाट इज द रूल? फर्स्ट इज कि आपको जो एटम्स दिए हुए हैं, उन एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड अप करना है। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों 4, और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। तो हमारे पास टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को बाय हिट एंड ट्रायल इस तरीके से पुटअप करना है कि कार्बन का, ऑक्सीजन का, सबका ऑक्टेट इन दोनों का कंप्लीट हो जाए विद इन दीज 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो लेट मी ट्राई दिस। मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स को बीच में डाल दिया है, 7, 8 और 9, 10। अब देखें ज़रा, अगर ऑक्सीजन का देखते हैं तो ऑक्सीजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड का आपका जो है मॉलिक्यूल का शेप इस तरीके से बन जाएगा। सो नाउ लेट अस टेक फॉर एग्जाम्पल फॉर कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव। तो CO3 2 नेगेटिव में टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4, 3 ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्सीजन में 6 हैं। सो 6 × 3 टोटल हो गए 18, और -2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डले हुए हैं, तो वो भी मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम कर देंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन, जितना नेगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे। तो टोटल हमारे पास हो गए 24 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन क्योंकि सिंगल है और 3 ऑक्सीजन है, तो कार्बन के अराउंड ही तीनों ऑक्सीजन को हमने पुटअप करना है। ठीक है, और इनके बीच में अपने 24 इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट करना है।
सबसे पहले हम अपने जो सेंट्रल एटम जिसको हमने रखा हुआ है, बीच में रखा हुआ है, इसके ऑक्टेट को पूरा करेंगे। बॉन्ड सभी के साथ बनाना है। अब इसके 6 हो गए हैं, 6 हो गए हैं तो एक जगह मैं डबल भी कर सकती हूँ क्योंकि ऑक्सीजन तो ऐसा कर सकता है। अब टोटल हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हमने यूज़ कर लिए। इस ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 4 और दे देते हैं। इसके पास से 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं तो इसको 6 दे देते हैं, और इसके पास भी इसी तरीके से हम इसको दे देते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। सो यू कैन सी कि कार्बन का ऑक्टेट सबसे पहले हमने कंप्लीट किया सेंट्रल एटम का। इसके बाद ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इस ऑक्सीजन के 8 पूरे हो गए, और इस ऑक्सीजन के भी 8 पूरे हो गए। लेकिन क्या टोटल इलेक्ट्रॉन सही हुए हैं? लेट अस चेक। 6, 12, 16 एंड 8, टोटल हो गए हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर हम ऐसे एक ब्रैकेट पूरा बना सकते हो आप चाहो। मैंने छोटा सा ब्रैकेट यूज़ किया है ये दिखाने के लिए कि बाहर इसके ऊपर पूरे के ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज प्रेजेंट है। इसी तरीके से मैं इसको बॉन्ड की फॉर्मेशन में अगर दिखाऊंगी तो मैं आई कैन शो इट लाइक दिस। एक जगह इसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, बाकी दोनों के साथ सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं, और इस पूरे के ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज है। तो इस तरीके से बनते हैं बच्चों लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। अब ये जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स हैं ये हमें एक और चीज़ कैलकुलेट करने में हेल्पफुल हैं, वो है फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इट इज़ बेसिकली कैलकुलेटेड, या ये फॉर्मल चार्ज क्या है? बेसिकली ये है आपका कि कोई जो एटम है उसका फ्री स्टेट में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब वो किसी के साथ जुड़ जाता है उसके बाद उसके पास एक्चुअल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, उस डिफरेंस को फॉर्मल चार्ज कहा जाता है। ठीक है। एंड हाउ टू कैलकुलेट? इट इज़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स फ्री स्टेट माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एंड माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो इस तरीके से हम फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करना चाहूँ तो मेरे पास 3 ऑक्सीजन है, एक डबल बॉन्ड वाला है, एक सिंगल बॉन्ड वाला है। तो पहले मैं डबल बॉन्ड वाले के लिए काउंट करती हूँ। तो डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन को अगर मैं नंबर 1 दे देती हूँ, इन दोनों को 2 और 3 का सिग्निफिकेंस दे देती हूँ, तो जो ऑक्सीजन 1 है आपका फर्स्ट वाला, उसके लिए फॉर्मल चार्ज की वैल्यू क्या होगी? वैसे तो अगर फ्री स्टेट में ऑक्सीजन होती तो उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते, -1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखिए कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में उसने यूज़ किए? 1, 2, 3, 4, सो मल्टीप्लाई बाय 4। और इसमें से एक चीज़ और हमें माइनस करनी है, और वो है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके लोन पेयर भी देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। सॉल्व करते हैं। 6 - 3 - 4 दैट इज -1। इसका मतलब हुआ ये जो आपका ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है बच्चों? सॉरी, ये मैंने कुछ यहाँ गलती कर दी है, 6 - 2 मुझे लिखना चाहिए था। तो 6 - 2 - 4 दैट इज 0, यानी ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर 0 चार्ज है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। लेट अस कैलकुलेट फॉर सेकेंड वन। सेकेंड ऑक्सीजन के लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं सेकेंड वन, ठीक है, इस ऑक्सीजन के लिए, तो इसके लिए फॉर्मल चार्ज कितना होगा बच्चों? सबसे पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे ऑक्सीजन के 6 माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं? सिर्फ 2, ठीक है। और इसमें से माइनस करने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो इट गोज लाइक 6 - 1 - 6 दैट इज -1, यानी जो सेकेंड ऑक्सीजन है उसके ऊपर -1 का चार्ज है। इसी तरीके से अगर आप थर्ड ऑक्सीजन का निकालोगे तो उसके ऊपर भी चार्ज आएगा -1, जो मिलके टोटल चार्ज बना रहे हैं -2। So in this way we can calculate the formal charge which is appearing on an atom in the combined state. ठीक है। सो ये भी एक जो है इस तरह का भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जो आपका 10th में जो NTSC लेवल का एग्जाम होता है, आप उसको ऐसे मान सकते हो कि इट इज़ एन IIT लेवल एग्जाम, और इसमें कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो वॉट एवर द टॉपिक इज बीइंग कवर्ड इन दिस वीडियो, ऑल्दो ये आपका 11th में आने वाली चीज़ें हैं, लेकिन आपको इन सब छोटी छोटी चीज़ों को भी देखना है। और जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बोनेट आयन के लिए आपने जो है यहाँ इस वीडियो में एग्जाम्पल के थ्रू देखा है, आपने 2-3 एग्जाम्पल कम से कम और प्रैक्टिस करने हैं, जिसमें एक है ओजोन। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन कर रही हूँ। SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन के लिए आप ट्राई कर सकते हो। तो ये 2-3 करके और इनके साथ आप इनका फॉर्मल चार्ज निकालने की भी कोशिश करें। ऑक्सीजन, तीनों ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है?
देन सल्फेट आयन में ऑक्सीजन, जो 4 ऑक्सीजन आएंगे उनके ऊपर कितना कितना फॉर्मल चार्ज होगा, ट्राई टू कैलकुलेट द सेम. सो दिस वाज ऑल अबाउट चिल्ड्रन लेविस थ्योरी, लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्मल चार्ज. तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी थ्योरीज उसके बाद 1 बाय 1 करके आती रहीं. तो जो नेक्स्ट थ्योरी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपकी वेस्पर थ्योरी. वेस्पर थ्योरी जो है विच इज नोन एज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, ये इसका फुल फॉर्म हो गया थ्योरी. ये बेसिकली क्या एक्सप्लेन करती है, ये थ्योरी एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल थी दी डिफरेंट शेप्स ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो हमारे अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर एग्जिस्ट करते हैं, जो कौन कौन से, एक तो लोन पेयर है और एक आपका बॉन्ड पेयर है. इनके बीच में क्योंकि ये हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. तो रिपल्शंस इतनी जो ज़्यादा होती है कि वो एक दूसरे को मैक्सिमम जितना हो सके उतना रिपेल करने की कोशिश करते हैं. लेकिन ये जो रिपल्शंस हैं उनका लिए क्राइटेरिया इस थ्योरी ने सेट किया अकॉर्डिंग टू विच लोन पेयर रिपल्शन जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं. इसके बाद होती हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच की रिपल्शंस, और सबसे वीक होती हैं बॉन्ड पेयर की रिपल्शंस. और यही बेसिकली जो रूल है वो दिया है वेस्पर थ्योरी ने. इन रिपल्शंस के आधार पे ही, के बेसिस पे ही अलग अलग मॉलिक्यूल्स की अलग अलग शेप्स आती हैं. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अगर हम ये बात करते हैं कि कोई मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 3 एटम्स हैं, एक एटम जिसके आसपास 2 अलग अलग तरह के एटम्स हैं, तो उनके अंदर रिपल्शंस होने की वजह से बॉन्ड पेयर रिपल्शंस होंगी, जिसकी वजह से वो शेप एक्वायर करेंगे लीनियर. एटम ए के दोनों तरफ आ जाएगा आपका बी एटम, और इनके जो बॉन्ड पेयर्स हैं उनके बीच में 180 डिग्री का डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि बहुत काफ़ी डिफरेंस है और रिपल्शंस वहाँ पे मिनिमाइज हो जाएंगी. ठीक है. इसी तरीके से अगर आपका AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है तो वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हों. तो इफ़ ऑल आर बॉन्ड पेयर, तो मेरे को यहाँ पे एक चीज़ और मैं मेंशन कर देती हूँ, नंबर ऑफ, ऑल्दो मुझे ये पहले करना चाहिए था बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स, तो खैर कोई बात नहीं. तो बॉन्ड पेयर जो है यहाँ पर 2 हैं और लोन पेयर 0 था. अब ये जो नेक्स्ट है AB3 वाला केस, पहला केस इसमें हम ले लेते हैं कि तीनों के तीनों जो हैं वो बॉन्ड पेयर्स हैं और कोई भी लोन पेयर नहीं है. ठीक है. तो कैसा होगा, तो मॉलिक्यूल का जो शेप होगा बच्चों, दैट वुड बी प्लेनर ट्राइगोनल, यानी मॉलिक्यूल ए के आसपास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हुए तीनों एटम्स आ जाएंगे, और इनके बीच में जो एंगल का डिफरेंस होगा वो बॉन्ड एंगल होगा, वो होगा आपका 120 डिग्री. इसी तरीके से अगर इसी मॉलिक्यूल में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, यानी कि हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर आ जाएं और 1 लोन पेयर आ जाए, तो सिचुएशन बदल जाएगी. टोटल अभी भी हैं तो 3 ही, लेकिन अब क्या होगा, शेप कहलाएगी वी शेप. ऐसा क्यों है, क्योंकि जो ए है उसके पास 1 लोन पेयर है और 2 आपके आगे बॉन्ड पेयर्स. ठीक है. तो इनकी वजह से इनके बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री से कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और वी शेप आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड वन एंड दैट इज AB4. अगर 4 हैं तो 4 के चारों, अगर 4 के 4 इफ दे आर लोन पेयर्स, then it would be having tetrahedral shape, यानी एटम ए के आसपास बी एटम्स इस तरीके से अरेंज होंगे जिनके बीच में एंगल आएगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स, जो अप्रोक्सीमेटली 109.5 डिग्री माना जा सकता है. ठीक है. देन इसी में ही दूसरा केस लेते हैं, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो 3 + 1 4 अगेन. द शेप विल बी नोन एज पिरामिडल, पिरामिड की तरह से शेप हो जाएगी, जिसमें एटम जो आपका ए है उसके आसपास 3 एटम्स जुड़ जाएंगे और एक इसके सर के ऊपर आ जाएगा लोन पेयर.
देन द नेक्स्ट केस इन द सेम वन 2+2, अगर दो आपके क्या हो, लोन पेयर हो और दो आपके बॉन्ड पेयर हो, तो इसमें जो शेप आएगी वो पिरामिडल नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी बेंट शेप। तो बेंट शेप भी कुछ इसी तरह से बनती है। दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो जाएंगे, आपका ए है, उसके साथ दो एटम्स अटैच हो गए बी, और इसके पास आ गए दो लोन पेयर। लोन पेयर एक दूसरे को सबसे ज़्यादा धकेलते हैं, इसी वजह से ये जो रिपल्शन है ये कम हो जाएंगी और ये एंगल काफ़ी कम हो जाएगा। 109 डिग्री से घट करके 109 डिग्री से कम होके ये 104 डिग्री तक पहुंच जाता है, 104 डिग्री तक। सो दिस इज द शेप ऑफ एक्चुअली में वाटर मॉलिक्यूल। एंड सिमिलरली जो आपका AB3 है ये आपका अमोनिया का मॉलिक्यूल है, उसकी शेप है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बट दीज आर ओनली अ फ्यू वंस आई एम टेलिंग ऑन द सेम टाइम। AB4 के बाद AB5 भी पॉसिबल है। अगर पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर्स हों, नो लोन पेयर्स, तो शेप को बोलते हैं ट्राइगोनल बाई pyramidal. So trigonal bipyramidal, and the shape goes like A with 3 in one row, one plane, one above, one below. तो यहाँ पर आपके पांचों के पांचों आ जाएंगे एटम्स। ठीक है, जिसमें से 3 एक प्लेन के अंदर हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हुए, वन अबव एंड वन बिलो। बॉन्ड एंगल्स आर 120 डिग्री जो एक प्लेन के अंदर हैं, और जो ऊपर और नीचे हैं वहाँ पर आपका प्लेन से बनता है 90 डिग्री का, और ये एक दूसरे को 120 डिग्री पर एक दूसरे को क्या करते, 180 डिग्री पर एक दूसरे को धकेल देते हैं। ठीक है, इसी में ही और भी जो है शेप्स। अगेन आई एम कंटिन्यूइंग विद AB5 ओनली। AB5 के बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, और उसके बाद मैं उसकी शेप का नाम लिखूंगी और फिर शेप को ड्रॉ करूंगी। तो AB5 में जो नेक्स्ट आपका बनता है बॉन्ड पेयर का, अगर 4 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, तो शेप को कहते हैं के शेप या सी सॉ। अब ये सी सॉ या के शेप देखिए कैसे बनेगी। ए जिसके अंदर आपके 4 एटम्स ऐसे अटैच हो जाएंगे, और एक जहाँ पर बॉन्ड पेयर होना चाहिए था उसकी बजाय आ जाएगा लोन पेयर। लोन पेयर को पॉसिबल कोशिश करनी है कि प्लेन के अंदर ही रहे, ठीक है, ताकि उसकी रिपल्शंस कम हो। सो इन दिस वे इट गोज। देन इसी का ही एक और 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स। शेप का नाम होगा टी शेप। हाउ इट विल गो, ए एटम, 2 बी एटम्स, 2 लोन पेयर्स और तीसरा बी एटम। तो ये कुछ टी जैसा नजर आ रहा है, इसलिए इसको टी शेप कहा गया है। एंड देन AB6। AB6 all bond pairs, no lone pair. The shape is known as octahedral, जिसमें A एटम के आसपास 6 एटम्स हैं एक दूसरे से बिल्कुल इक्विडिस्टेंट, और ये कह सकते हैं सेम बॉन्ड एंगल। ये सब एक प्लेन के अंदर 90 डिग्री, ऊपर वाला भी 90 डिग्री, नीचे वाला भी 90 डिग्री। 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। शेप को बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। एटम ए, 4 एटम्स प्लेन के अपनी जगह पर स्क्वायर बनाते हुए, और एक एटम अपनी जगह पर आ गया लेकिन उस दूसरे एटम की बजाय लोन पेयर। तो अब ये बन गया स्क्वायर, और ऊपर से बनता है एक पिरामिड, तो शेप का नाम हो गया स्क्वायर पिरामिडल। एंड देन द लास्ट केस 4-2 स्क्वायर प्लेनर, जिसके अंदर ए के आसपास आ जाएंगे 4 एटम्स, और ऊपर और नीचे चले जाएंगे इसके लोन पेयर, और एक तरह का स्क्वायर बस ये बना देते हैं प्लेन के अंदर। सो इन दिस वे द वेस्पर थ्योरी इज देयर। लेकिन वेस्पर थ्योरी का जो मेजर लिमिटेशन था वो ये था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लोन पेयर्स जो हैं वो लोन पेयर शेप को डिसाइड कर रहे हैं। तो दिस वाज वेरी लाइक क्वेश्चनेबल थिंग, एंड सो इट कुड नॉट बी लाइक एक्सेप्टेड फॉर लॉन्गर टाइम। ठीक है, तो इस वेस्पर थ्योरी के बाद फिर जो है डेवलप की गई और थ्योरीज, जिनमें से नेक्स्ट जो नाम आएगा आपके सामने दैट वुड बी दी कॉन्सेप्ट कोवेलेंट बॉन्ड की अप्रोच जो दी गई थी हिटलर और लंदन के थ्रू। ठीक है, और उस थ्योरी का नाम था VBT या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।
तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, और उसी में ही फिर उसी दौरान जो है साथ ही साथ कॉन्सेप्ट दिया गया हाइब्रिडाइजेशन का, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी इन दी नेक्स्ट वीडियो. फॉर टाइम बीइंग जस्ट प्रिपेयर दिस टेबल, ओके. और बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको प्रिपेयर करनी है बहुत अच्छे से. कैसे निकालने हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, ये मैं आपको लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंगली बता चुकी हूँ. तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स के थ्रू आपने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल के उसमें से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर्स छांट लेने हैं, और उसके बाद इनमें से जो भी आपकी टेबल के अकॉर्डिंगली सेटिस्फैक्ट्री वैल्यू बनती है उसके अकॉर्डिंगली उसको शेप डिसाइड कर देनी है. एक और तरीका है इलेक्ट्रॉन्स को छांटने का या इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट करने का. सो कैसे करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिवाइड, इफ इट इज मोर देन 8 डिवाइड दैट नंबर बाय 8. ओके, आपके पास जो वैल्यू आएगी एज अ क्वेश्चन, यानी जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका आएगा द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स. और अगर कोई रिमाइंडर बच जाता है तो रिमाइंडर को आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करके देखना है, और 2 से डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन से आपको मिल जाएंगे लोन पेयर्स. ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर आपने निकाली है 24 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो मैं अगर इसको 8 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आता है 3, तो 24 कैंसिल हो गया, नो रिमाइंडर. तो इसका मतलब 3 क्या है, आपके टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, टोटल आपके बॉन्ड पेयर्स हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीवन. सो प्लीज स्टडी दिस टेबल एंड प्रिपेयर दिस टेबल. थैंक यू एवरीवन.